Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on problems on solution of Fredholm integral equation of second kind by the direct computational method. प्रीवियस वीडियो में हमने मेथड को डिफाइन किया था कि आपने किस तरह इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है, होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन को डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड से। आज हम उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन वाई एक्स विच इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई एक्स ई टी वाई टी डी टी। वो कहेगा इस होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन को सॉल्व करें, या वो ये भी कह सकता है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। अब आपके पास गिवन क्या है, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 ई एक्स और ई टी वाई टी डी टी। इसमें देखें क्योंकि ये वाई टी है और ये डी टी है, यानी इंटीग्रेशन जो है वो टी पर है, तो इस वजह से आप टी वाले फंक्शन को अंदर रखेंगे और उसके अलावा जो अदर वेरिएबल के फंक्शंस होंगे हम उसको बाहर ले आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, ई एक्स फंक्शन जो है एक्स का फंक्शन है, इसको हम बाहर निकाल लिया। ये बन गया लैम्डा ई एक्स 0 to 1 ई टी और वाई टी डी टी। अब डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड में हम क्या करते हैं कि आपके पास जो टी का फंक्शन है, जो इंटेग्रल आपके पास आता है उसके इंटेग्रल इक्वेशन के अंदर, हम उसको कोई कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। तो उन्होंने इसको क्या किया, सी लेट कर लिया। तो सी हो गया 0 to 1 ई की पावर टी वाई टी डी टी। तो फिर क्या करते हैं, ये जो सी की वैल्यू होती है आप वापस उसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो आप इसको पुट कर दें किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बन गया वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा सी ई की पावर एक्स। अब क्योंकि आप इक्वेशन 2 में देखें आपको यहाँ वाई टी चाहिए, तो अब वाई एक्स हमने निकाल ली है। तो जहाँ जहाँ एक्स है आप टी पुट कर दें तो ये आपके पास वाई टी आ जाएगा, लैम्डा सी ई की पावर टी। अब ये जो वाई टी कैलकुलेट हुआ है आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, क्योंकि हमने सी भी कैलकुलेट करना है। क्योंकि सी कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग हम लैम्डा और वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप वाई टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो आपके पास सी बराबर हो जाएगा 0 to 1 ई की पावर टी लैम्डा सी ई की पावर टी, यानी वाई टी की वैल्यू है। उसके में देखें इधर भी आपके पास सी है, इस सी को आप मतलब बाहर ले आएँ, मतलब क्योंकि कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा, क्योंकि अंदर है आपके पास इधर भी ई टी है और इधर भी ई टी है। तो ये बन गया ई की पावर टी का स्क्वायर, यानी ई की पावर 2t। और फिर जब उसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो ई की पावर 2t की इंटीग्रेशन ई की पावर 2t ओवर टी और 2 और लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 जो आपको गिवन है। तो सी बराबर है, क्योंकि लैम्डा सी ई की पावर 2t ओवर 2, यहाँ फंडामेंटल थ्योरम लगाएं तो ये बनेगा लैम्डा सी। वैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा ई की पावर 2, और जब लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो ई की पावर 0 1 होगा। तो ये सी बराबर हो गया लैम्डा सी ओवर 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि अब आपने सी का मिलाना है तो आप पहले लैम्डा सी ओवर 2 को अंदर ई के स्क्वायर के साथ अलग मल्टीप्लाई करें और फिर लैम्डा सी ओवर 2 को 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई करें। तो फिर उसमें से सी उन्होंने कॉमन ले लिया और इक्वेशन को 0 के बराबर रखा, क्योंकि इसको भी इधर ले आएँ और उसको भी इधर ले आएँ तो आपके पास सी कॉमन आ जाएगा, तो ये 0। अब हमारे पास अगर सी 0 हो जाए, अब देखें अगर मैं यहाँ सी को 0 कर दूँ, क्योंकि दो केस है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 है, अगर ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अब अगर सी को 0 कर दूँ तो देखें सी अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँ तो आपका वाई 0 आता है। इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो इसका मतलब है कि अगर सी 0 हो गया तो आपके पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर सी नॉन 0 रखेंगे और 1 माइनस लैम्डा ओवर 2 ई स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखेंगे। तो जब हमने इसको 0 रखा तो यहाँ से आपके पास लैम्डा को वैसे रहने दें और ई स्क्वायर माइनस 1 पर डिवाइड करके और 2 जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आपकी आइगन वैल्यू है। तो ये लैम्डा की वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाई एक्स जो है वो है लैम्डा सी ई एक्स, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये y इज इक्वल टू 2c ओवर ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई एक्स, ये आपका आइगन फंक्शन कैलकुलेट हो गया। यानी ये आइगन फंक्शन भी है और ये उस होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन भी है। और आपके पास आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और आइगन फंक्शन जो है वो भी कैलकुलेट हो गया और इंटेग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन भी कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास देखें यहाँ एक और मतलब क्वेश्चन है, शो डैट होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन वाई एक्स
minus lambda 0 to 1 3x minus 2 t yt dt is equal to 0 has no characteristics number and eigen function। यानी वो कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि इस होमोजीनियस इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन की कोई आइगन वैल्यू नहीं है और कोई आइगन फंक्शन कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि जब आइगन वैल्यू नहीं है तो आइगन फंक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो यहाँ कह रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं होता। जैसे कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो इस इंटरवल के अंदर वो कहते हैं इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो गिवन आपको क्या इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, वाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 3x minus 2 t y t dt। तो इसमें देखें ये टोटल फंक्शन x का है, अंदर इंटीग्रेशन t की है, तो आप 3x minus 2 को बाहर निकाल लें, तो ये होगा लैम्डा 3x minus 2 0 to 1 t y t dt। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये देखें ये टोटल t का फंक्शन है, तो इसको उन्होंने क्या लेट कर लिया, इसको कोई कांस्टेंट लेट कर लेना है बाय कंपोजिशन मेथड की मदद से। तो ये हो जाएगा 0 to 1 t y t dt को हमने क्या लेट कर लिया, c। तो ये c जब इक्वेशन 1 में यहाँ पुट करूँगा इंटीग्रल की जगह, तो आपके पास वाई एक्स आ जाएगा लैम्डा 3x minus 2 इंटू सी। अब क्योंकि c के अंदर देखें आपको वाई टी चाहिए, तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ आप t पुट कर दें, तो वाई टी बराबर हो जाएगा लैम्डा c 3t minus 2। तो ये जो वाई टी की वैल्यू है जब आप ज़ाहिर बात है इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो ये c बराबर हो जाएगा 0 to 1 और t वाई टी डी टी, और वाई टी की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा c 3t minus 2 dt। तो यहाँ से देखें ये c बराबर हो गया लैम्डा भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, अंदर बचा t इंटू 3t minus 2, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 3t स्क्वायर माइनस 2t और उसकी इंटीग्रेशन लेने के बाद t की 3 माइनस t स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब उन्होंने फंडामेंटल थ्योरम लगाया है तो वो 1 पुट करें तब भी 0 होता है और 0 पुट करें तब भी 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ से c हमेशा 0 ही कैलकुलेट हुआ। यानी c अब यहाँ हम, क्योंकि वहाँ तो हमने c कामन ले लिया था फंडामेंटल थ्योरम लगाने के बाद प्रीवियस एग्जांपल में, लेकिन यहाँ देखें आप c कामन नहीं ले सकते। फंडामेंटल थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ c, यहाँ ये टर्म पूरी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब है c जो है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है c 0 से आपको वाई एक्स जो है वो 0 हासिल होगा। इसका मतलब है आपको 0 सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ। जब 0 सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ इसका मतलब है लैम्डा जो है वो आपकी आइगन वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है जो इक्वेशन 1 आपका यानी इंटीग्रल इक्वेशन है वो कोई आइगन वैल्यू जो है वो कंटेन नहीं करेगा, और आइगन वैल्यू अगर कंटेन नहीं कर रहा तो उसका आइगन फंक्शन जो है वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी एक क्वेश्चन है, मतलब मेथड तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने कैलकुलेट करने हैं आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज़। तो आप इसको मतलब इस तरीके से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन चलें थोड़ा सा और चेंज है, जिसमें 2 हैं, ये मैं करवा देता हूँ आपको। इसमें कहते हैं फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें वाई एक्स बराबर दिया हुआ है लैम्डा 2xt माइनस 4x स्क्वायर वाई टी। उसी तरीके से आप करें, इसमें से 2xt माइनस 4x स्क्वायर देखें, क्योंकि सेपरेबल ज़ाहिर बात है सेपरेबल करना तो है, इसमें xt के अलग अलग फंक्शंस हैं ये वाई टी डी टी। तो इसमें से देखें 2x जो है वो बाहर आ जाएगा लैम्डा के अंदर t वाई टी रह जाएगा, और फिर लैम्डा 4x अगर बाहर आ जाएगा अंदर वाई टी डी टी रह जाएगा। क्योंकि इसके अंदर 2 इंटीग्रल बन गए हैं तो ज़ाहिर बात है इसको एक को c1 का नाम दे देंगे, दूसरे को c2 का नाम दे देंगे, किसमें क्यों हम दो c हैं, क्योंकि 2 इंटीग्रल हैं तो 2 c बनाएंगे हम, एक c1 बना लिया, एक को c2 का नाम दे दिया। तो ये वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे तो आपका वाई एक्स जो बनेगा वो बनेगा 2 लैम्डा c1x माइनस 4 लैम्डा c2x स्क्वायर। तो क्योंकि हमें वाई टी भी चाहिए, क्योंकि ये देखें c1 और c2 निकालने के लिए वाई टी चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप t रिप्लेस कर दें, तो आपका वाई टी आ गया। यही वाई टी आपने c1 में भी पुट करना है और यही वाई टी आपने c2 में भी पुट करना है। तो जब c1 में पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा c1 t वाई टी की वैल्यू पुट कर दी, और उसमें से देखें इसको मतलब अलग अलग उसी तरह जो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे और अंदर जो t की इंटीग्रेशन ले लेंगे इधर भी और इधर भी, और एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। c1 और c2 में उन्होंने एक इक्वेशन बना दी होमोजीनियस। इसी तरीके से वाई टी की वैल्यू जब आप c2 में पुट करेंगे तो उसमें भी आपने वही काम करना है। तो यहाँ भी c2 है और इधर उसी तरीके से अलग अलग टर्म की इंटीग्रेशन लेके आपके पास ये दूसरी इक्वेशन भी आपके पास होमोजीनियस c1 c2 में आ गई। अब हम जानते हैं कि अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम हो, और होमोजीनियस का सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है वो नॉन ट्रिवियल तब होता है अगर डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो। तो आपने क्या करना है, इस सिस्टम का मैट्रिक्स और कोफिशिएंट जो बनेगी उसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखना है, और देखें 0 के बराबर रख के वहाँ से उन्होंने लैम्डा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये जो लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई हैं यानी ये आपकी आइगन वैल्यूज़ हो गई। इन्हीं लैम्डाज को आप उस फंक्शंस में पुट कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास आइगन फंक्शंस कैलकुलेट हो जाएंगे।
तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग उन्होंने उसी तरीके से देखे आइगन फंक्शन जो है लैम्डा की वैल्यू पुट करते गए हैं और वहाँ से उन्होंने आइगन फंक्शन जो है वो भी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये आपका आइगन फंक्शन भी आ गया और आइगन वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो गई। थैंक यू वेरी मच।